नमस्कार विद्यार्थियों। पिछली कक्षाओं में हमने न्याय की अवधारणाओं के बारे में अध्ययन करना प्रारंभ किया, जिसके अंदर हमने प्लेटो और अरस्तु के न्याय संबंधी विचार के बारे में पढ़ा। आज हम मध्यकाल, आधुनिक काल और समकालीन राजनीतिक विचारकों के राजनीतिक विचारों में न्याय संबंधी जो विचार है उनके बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं मध्यकाल में। तो मध्यकाल में न्याय संबंधी विचार, तो मध्यकाल के एक विचारक वे संत ऑगस्टाइन। इन्होंने एक सिद्धांत दिया, ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत, जिसके अंदर संत ऑगस्टाइन अपने ईश्वरीय राज्य के सिद्धांत को प्रतिपादित करते हुए इसको प्रतिपादन करने में लिखा कि न्याय को इसका महत्वपूर्ण व अपरिहार्य तत्व मानना है। यानी जो न्याय है वह ईश्वरीय राज्य का एक प्रमुख तत्व है। और अपनी रचना द सिटी ऑफ गॉड, संत ऑगस्टाइन ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है द सिटी ऑफ गॉड। प्रश्न आ जाए द सिटी ऑफ गॉड पुस्तक की रचयिता कौन है? संत ऑगस्टाइन। इसके अंदर वे लिखते हैं कि जिन राज्यों में न्याय विद्यमान नहीं है वह केवल चोर उचकों की खरीद फरोख्त है। संत ऑगस्टाइन लिखते हैं कि जिन राज्यों के अंदर न्याय विद्यमान नहीं है वह केवल क्या है? चोर उचकों की खरीद फरोख्त है। यानी किसी भी राज्य के अंदर न्याय का होना अनिवार्य है, बिना न्याय के कोई भी राज्य विद्यमान नहीं हो सकता। ये विचार किसका है? संत ऑगस्टाइन का। इसके बाद में ऑगस्टाइन लिखते हैं परिवार, लौकिक राज्य और ईश्वरीय राज्य के संदर्भ में न्याय की विवेचना करते हैं। व्यक्ति द्वारा ईश्वरीय राज्य के प्रति कर्तव्य पालन को ही वे न्याय मानते हैं। तो किसको न्याय मानते हैं? कर्तव्य पालन को। जो ईश्वरीय राज्य है इन्होंने दिया, ये ईश्वरीय राज्य का सिद्धांत। तो ये ईश्वरीय राज्य की जो स्थापना संत ऑगस्टाइन करते हैं, इस संत ऑगस्टाइन की इस ईश्वरीय राज्य के अंदर व्यक्ति के द्वारा अपने कर्तव्य की पालना करना ही न्याय है। तो कुल मिलाकर जो प्लेटो जिस बात का उल्लेख करता है कि न्याय क्या है? कर्तव्य पालन है, उसी को ही वापस संत ऑगस्टाइन भी दोहराते हैं कि कर्तव्य पालन ही न्याय है। आगे देखते हैं। मध्यकाल में एक और विचारक हुए थॉमस एक्विनास। मध्यकाल में ही थॉमस एक्विनास ने कानून व न्याय को परस्पर संबंधित मानते हुए न्याय को निम्नलिखित परिभाषा दी है। थॉमस एक्विनास ने क्या परिभाषा दी है? न्याय एक व्यवस्थित और अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। तो संत ऑगस्टाइन कहते हैं कि न्याय क्या है? न्याय एक व्यवस्था है के अंदर उस व्यवस्था के द्वारा उसको संचालन के लिए जो मांग है उसकी पूर्ति ही क्या है? न्याय है। तो न्याय एक व्यवस्थित एवं अनुशासित जीवन व्यतीत करने, यानी एक व्यवस्था के अंदर व्यक्तियों के द्वारा अनुशासित जीवन व्यतीत करने तथा उन कर्तव्यों का पालन करने में निहित है जिनकी व्यवस्था मांग करती है। थॉमस एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। इंपॉर्टेंट है, प्रश्न आ सकता है कि कौन से विचारक समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं? तो कौन मानते हैं? थॉमस एक्विनास समानता को। जबकि अरस्तु ने क्या माना? अनुपातिक समानता मानना था। अरस्तु ने क्या कि जिसका योगदान ज़्यादा है उसको शक्ति ज़्यादा प्रदान होनी चाहिए, जबकि एक्विनास समानता को न्याय का मौलिक तत्व मानते हैं। आगे देखते हैं आधुनिक काल के अंदर। देखते हैं आधुनिक काल में न्याय संबंधी विचार। तो आधुनिक युग में डेविड ह्यूम, प्रमुख राजनीतिक विचारक हुए, ने यह मत व्यक्त किया है कि न्याय का अर्थ नियमों की पालना मात्र है। तो नियमों की पालना मात्र ही न्याय है। यह सिद्धांत किसने दिया? डेविड ह्यूम ने। डेविड ह्यूम के अनुसार न्याय क्या है? नियमों की पालना मात्र ही न्याय है, क्योंकि अनुभव से यह सिद्ध हो चुका है कि यह नियम सर्वहित का आधार है। अतः सर्वहित या सार्वजनिक उपयोगिता को न्याय का एकमात्र स्रोत होना चाहिए। मनुष्य की प्रकृति, तर्क बुद्धि, अनुबंध
में इन नियमों का स्रोत ढूंढने से कोई लाभ नहीं है। कहने मतलब जो नियम बने हुए हैं उनकी पालना करनी चाहिए, क्यों? इस नियमों की पालना में ही सबका हित है, सर्व हित है। किसमें? नियमों की पालना में। तो सबका हित नियमों की पालना में, इसलिए नियमों की पालना ही क्या है? न्याय है। किसने कहा? डेविड ह्यूम ने। आगे देखते हैं आधुनिक काल के और कौन से विचारक है। आधुनिक काल के अंदर उपयोगितावाद एक प्रमुख विचारधारा आती है, जिसके प्रवर्तक थे जर्मी बेंथम। जर्मी बेंथम उपयोगितावाद के प्रवर्तक कौन थे? जर्मी बेंथम ने कहा कि प्राकृतिक कानून शरीर की शब्दावली यथार्थ मूल्यों को धुंधला कर देती है, कि प्राकृतिक कोई नियम कानून बने हुए ऐसे वो मान्यता बेंथम नहीं मानते हैं। सार्वजनिक वस्तुओं, सेवाओं इत्यादियों का वितरण उपयोगिता के आधार पर होना चाहिए, कि जो वस्तु समाज में, राज्य में विद्यमान है उसका वितरण कैसे होना चाहिए? उसकी उपयोगिता जहाँ पर ज़्यादा है, जहाँ पर सबसे ज़्यादा लोगों को उसका फायदा मिल रहा है, वहाँ इसका वितरण होना चाहिए। जिसका सूत्र था अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। उपयोगिता का सूत्र क्या बताया बेंथम ने? उपयोगिता का सूत्र क्या है? अब उपयोगिता कौन सी वस्तु की कहाँ है ये कैसे पता चलेगा? तो जहाँ पर अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त हो रहा है वहाँ पर उसकी उपयोगिता सबसे ज़्यादा है। किसने कहा? जर्मी बेंथम ने। तो आगे जर्मी बेंथम के आगे उपयोगितावाद के एक और विचारक होते हैं जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल जो जर्मी बेंथम के क्या थे? शिष्य थे। ने न्याय को सामाजिक उपयोगिता का सबसे महत्वपूर्ण तत्व मानते हुए ये तर्क दिया कि मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हुए है, इसलिए वे ऐसे नैतिक नियम स्वीकार कर लेते हैं जिनमें दूसरे भी वैसे ही सुरक्षा अनुभव करे सके। अतः उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है। तो उपयोगिता ही न्याय का मूल मंत्र है, यह किसने बताया? उपयोगितावादी विचारकों ने। उपयोगितावादी विचारक कौन कौन थे? जर्मी बेंथम, जॉन स्टुअर्ट मिल, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल, जर्मी बेंथम ने उपयोगिता के आधार पर न्याय की का अवधारणा स्पष्ट की। और उपयोगिता किससे सिद्ध होती है? जहाँ पर अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख प्राप्त होता है। तो सेवाओं का, वस्तुओं का वितरण किस आधार पर होना चाहिए? उपयोगिता के आधार पर। ये किसने कहा? जर्मी बेंथम, जे.एस. मिल ने। तो जे.एस. मिल और जर्मी बेंथम के अनुसार न्याय क्या है? उपयोगिता के आधार पर वस्तुओं का वितरण, सेवाओं का वितरण ही न्याय है। आगे देखते हैं, वर्तमान में प्राकृतिक कानून या कोरी उपयोगिता पर आधारित न्याय के संकल्पना में विश्वास नहीं किया जा सकता। वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए हम प्राकृतिक कानून के पहले से प्राकृतिक कानून स्वतः जो बने हुए हैं और कोरी उपयोगिता के आधार पर हम न्याय की संकल्पना में विश्वास नहीं कर सकते। वस्तुतः प्राकृतिक कानूनों के नियमों, प्राकृतिक अधिकारों, सार्वजनिक उपयोगिताओं के स्वरूप के बारे में कोई सर्वसम्मत मान्यता विकसित नहीं हो पाई। सर्वसम्मत यानी कोई एक फिक्स निर्धारित कोई भी ऐसा सिद्धांत नहीं बन पाया जो ये तय करे कि प्राकृतिक कानून क्या है और उपयोगिता क्या है। तो इसके आधार पर हम न्याय की संकल्पना में विश्वास नहीं कर सकते हैं। आज न्याय के संबंध में केवल ऐसी संकल्पना को स्वीकार कर सकते हैं जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ को सामने रखकर किया गया हो। तो आज के समय में अगर हम न्याय की किसी अवधारणा को अपना सकते हैं तो किस आधार पर अपना सकते हैं? जिसका निर्माण जीवन के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक यथार्थ को, यानी वर्तमान की हकीकत की जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियां हैं उनको देखकर, उनको सामने रखकर उस राजनीतिक या न्याय की अवधारणा का निर्माण किया गया, उस न्याय की अवधारणा का हम स्वीकार कर सकते हैं। आगे देखते हैं समकालीन न्याय संबंधी धारणा। तो वर्तमान समय के अंदर कौन से विचार को न्याय की अवधारणा के बारे में पढ़ा जाता है? तो जॉन रॉल्स नाम के एक प्रमुख राजनीतिक विचारक है, उन्होंने न्याय के संबंध में समकालीन एक बहुत ही बढ़िया या अच्छी न्याय की अवधारणा प्रस्तुत की है। जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक ए थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के रचयिता कौन है? जॉन रॉल्स।
जॉन रॉल्स के पुस्तक का क्या नाम है? ए थ्योरी ऑफ जस्टिस में आधुनिक परिप्रेक्ष्य में सामाजिक न्याय का विश्लेषण किया और रॉल्स न्याय के उस परंपरागत विचार से असंतुष्ट है जो एक सामाजिक संस्था को न्यायप्रद बनाने को बल देते हैं। वे इस बात से भी असहमत है जिसमें परंपरागत न्याय के प्रतिपादक राजनीतिक और सामाजिक नीतियों को सही ठहराते हैं। उन्होंने उपयोगितावाद के अधिकतम व्यक्तियों के अधिकतम सुख पर आधारित न्याय की धारणा को त्रुटिपूर्ण बताते हुए कहा है कि यह सिद्धांत बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही स्थापित करता है। तो जो प्राचीन समय से जो अवधारणाएं न्याय की चली आ रही थी उनका जॉन रॉल्स ने क्या किया? खंडन किया। उपयोगितावाद की जो विचारधारा थी उसका उन्होंने खंडन किया। क्यों? उन्होंने बताया कि यह क्या है कि बहुमत की अल्पमत पर तानाशाही है, इसलिए इस प्रकार की कोई भी विचारधारा न्याय के संबंध में नहीं अपनाई जा सकती है। तो आगे जॉन रॉल्स न्याय की अवधारणा के बारे में क्या कहते हैं? आगे जॉन रॉल्स लिखते हैं कि रॉल्स संवैधानिक लोकतंत्र में न्याय के दो मौलिक नैतिक सिद्धांत बताते हैं। कितने सिद्धांत? दो मौलिक सिद्धांत प्रतिपादित करते हैं। पहला है अधिकतम स्वतंत्रता। उन्होंने कहा कि न्याय के लिए अधिकतम स्वतंत्रता होना अनिवार्य है क्योंकि स्वयं स्वतंत्रता की सुरक्षा के लिए आवश्यक है अधिकतम स्वतंत्रता। इस सिद्धांत के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति को व्यापक स्वतंत्रता प्राप्त होती है जो उसे जैसे अन्य व्यक्तियों को भी उपलब्ध रहती है। तो न्याय के लिए पहली जो सिद्धांत बताते हैं उसके अंदर अधिकतम स्वतंत्रता व्यक्ति को प्रदान की जानी चाहिए। बाद में वे लिखते हैं व्यक्ति व राज्य द्वारा ऐसी सामाजिक व आर्थिक स्थितियां स्थापित की जाती है जो सबके लिए कल्याणकारी हो। तो राज्य ऐसी सामाजिक और आर्थिक स्थितियां उपलब्ध करवाए जो सबके लिए कल्याणकारी व्यवस्था हो। तो यह दो मौलिक सिद्धांत नैतिक सिद्धांत है जो जॉन रॉल्स न्याय की अवधारणा के लिए प्रस्तुत करते हैं। अधिकतम स्वतंत्रता और सामाजिक और आर्थिक स्थितियां ऐसी हो जो सबके कल्याणकारी हो। आगे क्या लिखते हैं रॉल्स? सबकी प्रकृति के लिए रॉल्स अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत देते हैं। अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत किसने दिया? जॉन रॉल्स ने। न्याय संबंधी अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? जॉन रॉल्स ने प्रतिपादित किया। रॉल्स के अनुसार न्याय के नियमों का निर्माण करने से पूर्व मनुष्य अज्ञानता के पर्दे के पीछे है, अर्थात वे अपने उस मूल स्थिति में आ जाते हैं जहाँ वे योग्यताओं, हितों, क्षमताओं आदि में समान है। इस स्थिति में न्याय की सर्वप्रथम मांग सबको समान स्वतंत्रता, अवसरों की उचित क्षमता की होती है, अर्थात जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से जुड़ी वस्तुओं को बिना किसी भेदभाव के समान वितरण हो। इस नियम से विलग तभी हुआ जा सकता है जब इसमें हीनतम को अधिकतम लाभ हो। जब सबसे कम वाले को सबसे ज़्यादा लाभ होगा तभी न्याय स्थापित हो पाएगा। ये रॉल्स का था अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत। तो अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत किसने दिया? जॉन रॉल्स ने दिया। यह महत्वपूर्ण है, प्रश्न आ सकता है कि अज्ञानता के पर्दे का सिद्धांत किसने दिया? जॉन रॉल्स ने दिया। आगे देखते हैं हम भारतीय राजनीतिक चिंतन में न्याय। तो भारतीय राजनीतिक विचारकों ने न्याय को किस प्रकार से परिभाषित किया? प्राचीन काल में भारत में न्याय को किस रूप में पहचाना गया? तो प्राचीन भारतीय राजनीतिक व सामाजिक चिंतन में विद्यमान धर्म की जो धारणा है, धर्म की धारणा एवं प्लेटो की जो न्याय सिद्धांत में समानता है। प्लेटो ने जो न्याय का सिद्धांत दिया और बाद के अंदर जो प्राचीन काल में जो धर्म की जो धारणा है वो दोनों में क्या है? समानता है। धर्म की प्राचीन भारतीय अवधारणा व्यक्ति को समाज में उसके नियत स्थान और निर्दिष्ट कर्तव्यों का विज्ञान कराती है। प्राचीन धार्मिक व्यवस्था को अगर हम भारत की को देखते हैं तो भारत के अंदर ही सभी व्यक्तियों के लिए निर्दिष्ट कार्य निर्धारित किए गए थे कि किसको कौन सा कार्य करना है। जिस प्रकार की प्लेटो ने 3 वर्गों में समाज को बांटकर उनके लिए कार्य निर्धारित किए थे, उसी प्रकार भारतीय परंपरा में भी इस प्रकार की व्यवस्था थी। यह अवधारणा तत्कालीन सामाजिक व्यवस्था व सामंजस्य स्थापित करने का मूल मंत्र है। स्वधर्म का भाव व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध
कराता है। तो व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का बोध कौन कराता है? स्वधर्म का भाव। यह भारतीय प्राचीन धार्मिक जो धारणा थी उसके अंदर बताया गया है। व्यक्ति के अधिकारों व विशेष अधिकारों की उत्पत्ति स्वधर्म की पालना में ही है। मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर, सोमदेव ने राज्य व्यवस्था में न्याय को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। तो भारत के प्राचीन जो राजनीतिक विचार जिन्होंने न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया उसमें कौन कौन है? मनु, कौटिल्य, बृहस्पति, शुक्र, भारद्वाज, विदुर और सोमदेव। इन्होंने न्याय की अवधारणा को स्पष्ट किया। जहाँ प्लेटो की न्याय की अवधारणा मूलतः राजनीतिक व सामाजिक थी, वहीं भारतीय चिंतन में न्याय के कानूनी रूप को स्वीकार किया गया है। तो प्राचीन काल के अंदर जो भारतीय अवधारणा थी उसके अंदर न्याय का किस रूप को अपनाया है? कानूनी रूप को। जबकि प्लेटो ने किसको अपनाया है? राजनीतिक व सामाजिक, नैतिक, जिसके अंदर नैतिक अवधारणा स्पष्ट की थी। मनु व कौटिल्य दोनों ने ही न्याय की निष्पक्षता को राज्य व्यवस्था की आधारभूत प्रवृत्ति माना है। तो ये थे भारत के राजनीतिक विचारक जो थे उनकी संकल्पना न्याय के संबंध में, और पाश्चात्य राजनीतिक विचारकों के न्याय संबंधी अवधारणाएं। आगे की कक्षा में हम न्याय के विविध रूपों के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।